Yeah, today I will just you can say कि discuss with you 50 questions और ये हमारा इस क्लास का तीसरा टेस्ट होगा। इसके पहले हम लोगों ने दो टेस्ट कराया था। एक टेस्ट लिटरेरी टर्म्स पर हुआ था और दूसरा टेस्ट प्रूफ वर्क पर हुआ था। और ये जो है तीसरा टेस्ट होगा जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए गए हैं, लेकिन जो हमारे टॉपिक को ही कवर करते हैं। और इसका मैंने पीडीएफ फाइल भी शेयर किया था, आंसर भी मैंने शेयर किया था आपको। लेकिन उसमें मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो उस क्वेश्चंस को आई वांट टू डिस्कस विद यू, बिकॉज देर आर फोर ऑप्शंस। उसमें हम लोगों को कुछ नए आंसर्स भी जो और ऑप्शंस है उसमें कुछ और क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। तो उसी को डिस्कस करने के लिए वी आर गेदर्ड हियर, just sharing with you that file. I think it's visible. Is it visible? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Here, yeah, here you see some important questions. Already you got it. You come to know about the answer also. But I will discuss it in a detailed way. The first question is who first coined the term the theater of the absurd in 1961? The theater of the absurd जो phrase है, इसको सबसे पहले किसने क्वाइन किया है? वी ऑल नो कि ये जो फ्रेज है इसको क्वाइन करने वाले आदमी का नाम मार्टिन एस था। तो जो फर्स्ट का ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का ए मार्टिन एस्ली इज द करेक्ट आंसर। If anyone asks you who first coined the term the theater of the absurd in 1961, Martin Esslin. Now the second question is the term the theater of the absurd was philosophically based on। जो theater of absurd है यह किसके philosophical वर्क पर आधारित है? तो उसका भी दो का ए होगा, मिथ ऑफ सिसिफस। एक वर्क है मिथ ऑफ सिसिफस, एल्बर्ट केमू का, एक राइटर है एल्बर्ट केमू, उनका है मिथ ऑफ सिसिफस। तो मिथ ऑफ सिसिफस पर यह आधारित है। ये 1942 में ये वर्क आया हुआ था। और ऊपर जो मार्टिन एस्लिन का नाम आया है, एक बड़ा नाम है जिन्होंने थिएटर ऑफ एब्जर्ड का कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया। उसके लिए उन्होंने वो टर्म कॉइन किया कि इस तरह के प्ले को जो है क्या किया जाता है, थिएटर ऑफ एब्जर्ड कहा जाता है। अगर आपने देखा होगा कि जब मैंने लिटरेरी टर्म शुरू किया था तो जो पहला लेक्चर है वो मैंने थिएटर ऑफ एब्जर्ड पर दिया है। उसका वीडियो है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसका जो पहला वीडियो, इफ यू वॉच दैट वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिएटर ऑफ एब्जर्ड, किस सिचुएशन हुआ क्या है, ऑल दिस थिंग। तो दो क्वेश्चन आपको मेरे पहले वाले लेक्चर से मिल जाएंगे, उसमें ये सारी बातें कही गई है। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी टर्म के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर you can say if the candidate or the aspirant is going to appear in any examination, तो वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नोल्ड्स थायरिसिस इज अ फाइन एग्जांपल। जो अर्नोल्ड का थायरिसिस है यह किसका एग्जांपल है? तो ये तीन का, ये मोनोडी का एग्जांपल है। क्यों? जो मोनोडी है इट्स अ टाइप ऑफ एलिजी। मोनोडी एक एलिजी का टाइप है जिसमें एक सिंगल पर्सन लैमेंट करता है। तो जो थायरिसिस है उसमें केवल एक सिंगल पर्सन लैमेंट करता है, इसलिए अर्नोल्ड्स थायरिसिस जो है इट्स एन एलिजी। और कैसी एलजी है? वो पेस्टोरल एलजी है, क्योंकि उसमें शेफर्ड और शेफर्डेस का लाइफ को लेकर के दिखाया गया है। लेकिन उसमें एक सिंगल पर्सन लैमेंट करता है, इस वजह से उसको मोनोडी कहा जाता है। जहां पे मोनो हुआ तो उसका मतलब सिंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है टीरेंस एंड प्लाउटस वर टू डेज। टीरेंस और प्लाउटस दो नाम है रिलेटेड टू। ये किससे रिलेटेड है? यू फाइंड कि जो टीरेंस और जो प्लाउटस है, इफ यू गो, अगर आप इनकी बात करेंगे द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड या रेस्टोरेशन कॉमेडी या आर्केटाइप और एकेडमिक ड्रामा,
तो यू फाइंड कि ये 4 का डी एकेडमिक ड्रामा से रिलेटेड है। टीरेंस एंड प्लाउटस ये किससे रिलेटेड है? एकेडमिक ड्रामा से रिलेटेड है। और एकेडमिक ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जो कि जो कि आप कह सकते हैं कि बाद में सिलेबस में आया, सिलेबस में रखा गया। क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉमेडी की, खास करके लो कॉमेडी और हाई कॉमेडी, तो ये जो कॉमेडी का कॉन्सेप्ट है, लो कॉमेडी और हाई कॉमेडी का, ये इसका कॉन्सेप्ट इन्हीं लोगों ने ही दिया हुआ था। और ऐसे ड्रामा उन्होंने लिखे कि जो कि सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो टीरेंस एंड प्लाउटस वर टू नेम्स, ये दो नाम है जो किससे रिलेटेड है? एकेडमिक ड्रामा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि एकेडमिक ड्रामा वर पॉपुलर इन सेंचुरी, एकेडमिक ड्रामा किस सेंचुरी में, एकेडमिक ड्रामा किस सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था? एकेडमिक ड्रामा वर पॉपुलर इन 16th सेंचुरी। वाई? क्योंकि जो शेक्सपियर के जितने भी प्लेस हैं वो सब एकेडमिक ड्रामा के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे प्लेस हमें पढ़ाए जाते हैं, सिलेबस में है, क्लास 12th में, बीए में या उसमें। तो दोस प्लेस which were you can say कि much popular, या those plays which are in our syllabus या which are prescribed in our curriculum or syllabus, उन सबको एकेडमिक ड्रामा की संज्ञा दी जाती है। तो एकेडमिक ड्रामा वर पॉपुलर इन 16th सेंचुरी, चूंकि वो शेक्सपियर का जमाना था। नाउ यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 6, एक्मेइज्म एंड एंटी सिम्बोलिस्ट मूवमेंट फ्लरिश ड्यूरिंग द सेंचुरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मेइज्म जो है यह एक एंटी सिम्बोलिस्ट मूवमेंट था। जो सिम्बोलिस्ट मूवमेंट है वो भी जो है 20th सेंचुरी में आया था, फ्रांस से आया था। तो सिम्बोलिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट आता है जिसका नाम है एक मेइज्म। ये जो है किस सेंचुरी में आया हुआ है? तो ये 20th सेंचुरी में आया है। 6 का ये सही है। एक अगर तो आपको यहाँ दो क्वेश्चन बनता है। अगर कभी कोई पूछता है कि एक मेइज्म क्या है, एक मेइज्म वाज अ मूवमेंट अगेंस्ट सिंबोलिज्म, और एक किस सेंचुरी में आता है? 20th सेंचुरी में आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड द प्रैक्टिस ऑफ 4 acts प्लेस, जो प्लेस है उनको 4 एक्ट में लिखने की प्रैक्टिस किसने शुरू की? 7 का डी इब्सन ने। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जो प्लेस होते थे वो 5 एक्ट में लिखे जाते थे। 5 एक्ट से 4 एक्ट में आया, 4 एक्ट से 3 एक्ट में आया, फिर 1 एक्ट का भी प्ले आया। तो जो 5 एक्ट को जिसने चैलेंज किया या उसमें जो तब्दीली आई 4 एक्ट में जिसने लिखा, उनका क्या नाम है? इब्सन है। इब्सन जो है नॉर्वेजियन ड्रामेटिस्ट थे। उनका एक प्ले आपका अ डॉल्स हाउस बहुत फेमस रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट फॉर आर्ट सेक इज द बेसिस ऑफ, जो आर्ट फॉर आर्ट सेक है वो किसका बेसिस है? उसमें जो है किसको लेकर के बात कही गई है? तो आर्ट फॉर आर्ट सेक इज द बेसिस ऑफ एस्थेटिसिज्म। ये मैंने लिटरेरी टर्म में पढ़ाया, अगर आपको याद होगा मेरा दूसरे या तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन बना हुआ है। एस्थेटिसिज्म जो है क्या है? एक आइडियोलॉजी है जिसमें इस चीज की प्रैक्टिस की जाती है कि आर्ट फॉर आर्ट से जो भी हम पोयम लिखते हैं, जो भी हम मूवी बनाते हैं, वो कला कला के लिए, कला कला के मतलब कोई भी चीज वो केवल डिलाइट के लिए है, वो जो है प्लेजर के लिए है। उसमें कोई मॉरल एजुकेशन हमें, हमारा उद्देश्य नहीं हम उसके माध्यम से दें। तो यू फाइंड कि आर्ट फॉर आर्ट से, यह आपका क्या, आर्ट फॉर आर्ट से इज द बेसिस ऑफ एस्थेटिसिज्म या एस्थेटिसिज्म का हिस्सा है या उसका एक पॉइंट है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ यू फाइंड हु क्वाइंड द फ्रेज आई आर्ट फॉर आई आर्ट। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था जब एस्थेटिसिज्म में पढ़ा रहा था लिटरेरी टर्म में, उस लेक्चर में मेरा पॉइंट बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किन्होंने जो है इस फ्रेज आई आर्ट फॉर को जो है क्वाइन किया? बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने इसको जो है क्या किया, इसको बेंजामिन कॉन्स्टेंट, 9 का ए आपका बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने आई आई आर्ट फॉर, उसको उन्होंने क्या किया हुआ है? उसको उन्होंने क्वाइन किया हुआ है। हु क्वाइन द फ्रेज आई आर्ट फॉर? आई आर्ट फॉर मतलब आर्ट फॉर आर्ट सेक। इसको, इस स्लोगन को किसने दिया है? बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच एस्थेटिसिज्म वाज ब्रॉट इनटू इंग्लैंड। जो फ्रेंच एस्थेटिसिज्म था इसको इंग्लैंड में किसने लाया? क्योंकि एस्थेटिसिज्म फ्रांस से शुरू हुआ था। वहां पर जो
आपके बॉडलेयर थे और इन लोगों ने उसको चीजों को जगह दी। लेकिन इंग्लैंड में जो फ्रांस का एस्थेटिसिज्म था, इसको इंग्लैंड में वाले लाने वाले आदमी का नाम वाल्टर पेटर है। तो 10 का सी सही है, 10 का कौन सा सही, सी सही है। तो द फ्रेंच एस्थेटिसिज्म, जो फ्रेंच एस्थेटिसिज्म था, जिसमें स्लोगन था आर्ट फॉर आर्ट से, उसी को जो है बेंजामिन कांस्टेंट ने कहा आई आर्ट फॉर आई आर्ट करके कहा है। ये फ्रांस में आया और इसको लाने वाले आदमी का क्या नाम है, वॉल्टर पेटर नाम है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नोन एज द रेगुलर ओड, इनमें से किस ओड को रेगुलर ओड कहा जाता है। विच वन इज नोन एज द रेगुलर ओड, स्ट्रोफ, इपोड या एंटी स्ट्रोफ, विच वन इज नोन एज रेगुलर ओड। इफ यू गो, यहाँ पे ये बहुत सटीक ऑप्शन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन बी ही सही होगा। क्यों सही होगा बी, क्योंकि जो इपोड होता है वह एक जगह रुक करके गाया जाता है, इस वजह से जो है यह इपोड को उसमें आता है। वरना स्ट्रोफ है, इपोड है, एंटी स्ट्रोफ है, ये सब का सब आपको याद होगा कि ये आपका ओड का हिस्सा रहा है। स्ट्रोफ जो है, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते थे तो जो जो स्टैंजा गाया जाता था उसको स्ट्रोफ, जब राइट से लेफ्ट की ओर आते, लेफ्ट से राइट की ओर आते थे तो एंटी स्ट्रोफ। लेकिन जब बीच में एक जगह खड़े होकर के उसको गाया जाता था तो उसको इपोड कहा जाता था। अगर आप हम इस तरह से बात करें रेगुलर ओड की, तो जो रेगुलर ओड है वो ये तीनों का शब्द आना चाहिए, स्टॉप भी आना चाहिए, एंटी स्टॉप भी आना चाहिए, इपोड भी आना चाहिए, क्योंकि उसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन की गई, एक उसका स्ट्रक्चर है कि हाँ इस पैटर्न पर होता है। बट हियर यू सी, यहाँ पे जो हमें आपको देखने को मिलेगा, अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन नजदीक जाएगा तो वो 11 का बी होगा। हु डिफाइन द टर्म अफेक्टिव फैलेसी, किन्होंने अफेक्टिव फैलेसी टर्म डिफाइन किया है। तो ये ए भी सही है, बी भी सही, इसका मतलब कि डी अफेक्टिव फैलेसी में पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि अफेक्टिव फैलेसी जो है ये क्या था कि एक तरह से एरर ऑफ द पोयम अपॉन द रीडर, उसको लेकर के, जिसको डिफाइन किसने किया हुआ था, वेबसाइट और मोन्रोसी बर्सली ने। ये भी लिटरेरी टर्म में मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद होगा सारा चीज ज्यादातर लिटरेरी टर्म का ही पॉइंट चल रहा है। तो हु डिफाइन द टर्म अफेक्टिव फैलेसी, ए एंड बी, वेबसाइट एंड बर्सली ने डिफाइन किया हुआ है। Means playing with any familiar person, event, legend, or idea are an oblique hint to something in passing without explicitly mentioning it। कह रहे हैं कि ये जो डिफिनीशन उन्होंने दिया हुआ है ये एल्यूजन का डिफिनीशन है। इसको अगर आप यहाँ पे करेंगे, ये भी मैंने पढ़ाया है। एल्यूजन मीन्स, पैराडॉक्स का मतलब भी नहीं है, कंसीट का मतलब नहीं। पैराडॉक्स में तो एक तरह का जो स्टेटमेंट होता है उसमें उसका अपोजिट पूरा का पूरा सेंस निकलता है। कंसीट एक इमेज होती है। लेकिन एल्यूजन क्या है, यह पासिंग रेफरेंस होता है। एल्यूजन में क्या किया जाता है, मीन्स प्लेइंग विद एनी फेमिलियर पर्सन, कोई फेमिलियर पर्सन हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई लीजेंड हो सकता है, कोई आइडिया हो सकती है, जो कहीं से लिया जा सकता है, कहीं पे उसका मेंशन किया जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज एल्यूजन। एल्यूजन मीन्स पासिंग रेफरेंस। Which term is used when the event or person is historically incorrect? वो कौन सा टर्म है जिसका यूज किया जाता है जब पर्सन जो है क्या होता है, हिस्टोरिकली इनकरेक्ट होता है। विच टर्म इज यूज्ड व्हेन द इवेंट और पर्सन इज हिस्टोरिकली इनकरेक्ट, जब वह हिस्टोरिकली, एनाक्रोनिज्म, इसको क्या कहा जाता है, एनाक्रोनिज्म। ये बहुत ही सिंपल सा शब्द है और ये सब टर्म का ही हिस्सा चल रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। इफ एनीवन आस्क यू विच टर्म इज यूज्ड व्हेन द इवेंट और पर्सन इज हिस्टोरिकली इनकरेक्ट, वो कौन सा टर्म है जो कि यूज किया जाता है जब पर्सन हिस्टोरिकली इनकरेक्ट होता है, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म की प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन एन आइडियोलॉजी इन विच इट इज टोल्ड फला किंग, फला पर्सन जो था वह क्या था, वह एक तरह से जो है हिस्टोरिकली इनकरेक्ट था, गलत था, उसके बारे में सही डेटा नहीं था, एनाक्रोनिज्म।
Now you see question number 15 है a literary form which describes the physical and psychological detail authors is known। कह रहे कि एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म जिसमें आथर का फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिटेल प्रेजेंट किया जाता है उसको जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? तो लिटरेरी फॉर्म विच डिस्क्राइब द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटेल आथर्स का पर्सनालिटी उसको एंटी नॉवेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एंटी नॉवेल। एंटी नॉवेल के नाम से जाना जाता है। नाउ यू फाइंड नेक्स्ट शीट हु यूज्ड फर्स्ट दिस टर्म, किन्होंने पहली बार इस टर्म का यूज किया है? हु यूज्ड फर्स्ट दिस टर्म? लेस्ली नथा नथाली सारुएट बैल्साक एंड देन मिशेल बट बूटा। ये जो दिस टर्म का मतलब एंटी नॉवेल की मैं बात कर रहा हूँ। इसको आपको जो 15 वाला क्वेश्चन था, जो आंसर आया हुआ था एंटी नॉवेल, उससे इसको को रिलेट करना पड़ेगा। ये एंटी नॉवेल शब्द सबसे पहले किसने यूज किया हुआ है? यू फाइंड द आंसर 16 का बी है। नथाली सारू साराउट साराउट ने इसको यूज किया हुआ है। दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन द ईयर। ये टर्म एंटी नॉवेल जो टर्म है ये पहली बार कब यूज किया गया, किस साल यूज किया गया है? यू फाइंड 17 का बी 1957 में यूज किया गया है। तो एंटी नॉवेल से रिलेटेड तीन टर्म आया कि एक ऐसा लिटरेरी जानरा या लिटरेरी फॉर्म जिसमें आथर की साइकोलॉजिकल और उसका सारा चीज डिस्क्राइब किया जाता है, वो एंटी नॉवेल है। एंटी नॉवेल टर्म किसने यूज किया? नथाली साराउटी ने यूज किया हुआ है। कर्व यूज किया गया है 1957 में यूज किया गया है। तो दिस थिंग्स यू फाइंड। 18 का है टू इवोक मैक्सिमम एक्साइटमेंट विद मिनिमम इंफॉर्मेशन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि कम से कम इंफॉर्मेशन में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक्साइटमेंट को जो है प्रेजेंट किया जाए कम से कम इंफॉर्मेशन में, यह किसकी खासियत है? ये जो है एंटी ड्रामा की खासियत है। 18 का डी किसकी खासियत है? 18 का डी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कम से कम शब्दों में कम से कम इंफॉर्मेशन में ज्यादा से ज्यादा जो है क्या किया जाए कि एक्साइट को इवोक किया जाए, ये खासियत एंटी ड्रामा का है। द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एलिग्री, एलिग्री का वेल नोन एग्जाम्पल है ऑल ऑफ द एबव। 19 का डी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है जॉन बनियान का वर्क है, और जो एनिमल फार्म है जॉर्ज आरवेल का है। जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है ये मॉडर्न नॉवेल है, उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छे नॉवलिस्ट है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के, मॉडर्न एज के नॉवलिस्ट है उनका है। और ये तीनों का तीनों जो है किसका एग्जाम्पल है? एलिग्री का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 20 है विच वन बिट्रेज अ स्पिरिचुअल और मॉरल लेसन अंडर अ फेमिलियर स्टोरी एट द सरफेस लेवल। कह रहे कि विच वन किसमें ये चीज दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि हम जो है स्पिरिचुअल या मॉरल लेसन की बात करते हैं अंडर अ फेमिलियर स्टोरी, और कोई ऐसी कहानी होती है जो हमसे परिचित होती है, और ये बात हम कहाँ करते हैं? सरफेस लेवल पर करते हैं। अगर आपको याद होगा जब लिटरेरी टर्म में मैंने पैरेबल पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि पैरेबल में हम जिस कहानी की बात करते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी होती है, वो धर्म से जुड़ा हुआ तमाम एग्जाम्पल तमाम चीजों को लेकर के बात की जाती है। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस क्वेश्चन की विच वन बिट्रेज, हम किनमें से में एक तरह का धोखा देते हैं स्पिरिचुअल और मॉरल लेसन को लेकर के बात करते हैं अंडर अ फेमिलियर स्टोरी, और किसी फेमिलियर स्टोरी को लेकर के सरफेस लेवल पर। तो ये चीज क्या होता है? ये पैरेबल की खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच when some human emotions or feelings are ascribed to an inanimate nature या object the term is used। you find कि जो टर्म है उसके लिए क्या है? पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी आपको याद होगा मैंने ये भी पढ़ाया था कि पैथेटिक फैलेसी जो होता है उसमें जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है उस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के माध्यम से या निर्जीव चीज के माध्यम से राइटर अपनी फीलिंग्स को अपने जज्बात को शेयर करता है। तो क्या क्वेश्चन है? वेन सम ह्यूमन इमोशन, जब कुछ मानव संवेदना
या फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया जाता है किसके माध्यम से, इनएनिमेट या नेचुरल ऑब्जेक्ट के माध्यम से, तो उसको क्या कहा जाता है, पैथेटिक फैलेसी। इसके पहले एक शब्द आया था, वो था क्या था, अफेक्टिव फैलेसी। जो पैथेटिक फैलेसी है, इसको जॉन रस्किन ने इसको बात की है। और जो जो आपका अफेक्टिव फैलेसी है, अफेक्टिव फैलेसी की बात अभी मैंने बताया था, मोनरो सी बर्सली और डब्ल्यू के वेबसाइट ने किया था। उसमें क्या था कि टू फाइंड द एरर, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर। जब आप पोयम को पढ़ते हैं तो उसका जो इमोशनल इफेक्ट होता है रीडर पर, तो उसमें जो गलतियां होती है उसको लेकर के बात की गई है। हु क्वाइंड द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी, ये आंसर मैं पहले बता चुका हूँ, रस्किन ने इसको क्वाइन किया हुआ है। 22 का बी। तो जो 22 है बी। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ द नॉवेल इज नोन एज द नॉवेल ऑफ रोड। कौन से फॉर्म ऑफ द नॉवेल को नॉवेल ऑफ रोड कहा जाता है। ये नया क्वेश्चन है जो मुझे भी नया मिला, पहली बार मिला। इसको कहने में किसी तरह का वो नहीं है, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ एक नया क्वेश्चन है कि विच फॉर्म ऑफ द नॉवेल इज नोन एज द नॉवेल ऑफ रोड। जो पिकारेस्क नावल है उसको नावल ऑफ रोड कहा जाता है। मैंने पिकारेस्क नावल कई बार पढ़ाया, और आपको याद होगा कि स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया हुआ है, जिसका मतलब रोग होता है, नेब होता है। अ, लेकिन ये वर्ड मुझे नहीं मिला कि विच फॉर्म ऑफ द नॉवेल इज नोन एज द नॉवेल ऑफ द रोड। अब पता नहीं ये वर्ड गलत यहाँ पे आया, रोड की जगह रोग शब्द ROGUE आना चाहिए, या ROAD। अगर अगर रोड आएगा, रोग आएगा, जो भी होगा, बट दैट इज द पिकारेस्क नॉवेल। ये देखना पड़ेगा कि ये क्या गलत टाइप तो नहीं हुआ है, क्योंकि रोड शब्द अभी तक मैंने सुना नहीं था। या हो भी सकता है रोड के कारण है कि उसमें जर्नी को दिखाया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड एक्सीलेंट इंस्टांस ऑफ अ वेल डिड प्लॉट इज करेगी। एक अच्छे प्लॉट का एग्जाम्पल जो है इसकी नावल में देखने को मिलता है फील्डिंग के टॉम जोन्स में। यद्यपि रिचर्डसन का पामेला भी बहुत अच्छा नावल है, फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज भी बहुत अच्छा नावल है, जिसमें उन्होंने कहा अपने नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोज। लेकिन जो फील्डिंग का टॉम जोन्स है, ये पहला ऐसा नावल है जिसमें प्लॉट बहुत ही सशक्त प्लॉट है। तो 24 का कौन सा है आपका, 24 का बी। 25 वाला क्वेश्चन है द वेल नोन स्टांस ऑफ द नॉवेल ऑफ एक्शन। जो नॉवेल ऑफ एक्शन का जो सबसे बड़ा स्टांस है वो कौन सा है। स्टीवेंसन का ट्रेजर आइलैंड। जब आप एक बात करते हैं कि ट्रेजर आइलैंड, तो इसको नॉवेल ऑफ एक्शन कैसे कहा गया कि इसमें कहानी इंपॉर्टेंट है, किरदार नहीं इंपॉर्टेंट है। जो फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज है उसमें किरदार इंपॉर्टेंट है। जो जॉन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो डोमेस्टिक नॉवेल है। तो अगर ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत क्यों इंपॉर्टेंट आ रहा है, क्योंकि यू आर गेटिंग हियर कि जो वेल नोन स्टैंस है ऑफ द नॉवेल, वेल नोन स्टैंस ऑफ द नॉवेल ऑफ एक्शन का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो आपका क्या है, स्टीवेंसन का ट्रेजर आइलैंड है। नेक्स्ट है डन एंड हिज फॉलोअर्स वर क्रिस्टेड मेटाफिजिकल पोएट्स बाई। करें डन और उनके जो है फॉलोअर्स को मेटाफिजिकल पोएट्स कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शब्द को या उनके फॉलोअर्स को, ये शब्द जो क्वाइन करने वाले आदमी थे उनका नाम था डॉक्टर जॉनसन। हाँ, मेटाफिजिक्स शब्द का यूज पहली बार जो है जॉन ड्राइडन ने किया। मेटाफिजिक्स शब्द को इंट्रोड्यूस जॉन ड्राइडन ने किया, लेकिन उसको क्वाइन करने, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आया, क्रिस्टेंड वर्ड आया, CHRISTENED। क्रिस्टियन के मतलब क्वाइन केसेस। इस शब्द को क्वाइन जानडर और उनके फॉलोअर्स के लिए जिसने किया, डॉक्टर जॉनसन ने किया। मेटाफिजिकल पोइट्री एज इट स्टैंड्स टुडे इम्प्लाइज। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है या इसके बारे में जो कहा गया एज इट स्टैंड्स टुडे इम्प्लाइज, किसको वो इम्प्लाइज करती है, तो यू फाइंड कि ये सब उसकी खासियत रही। क्या क्या खासियत है, इंटेलेक्चुअल फ्लाइट है, एंड अ बेड ऑफ पैशन एंड थॉट है जिसको मेटाफिजिकल कंसीट कहा गया, या फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन है, विट एंड फारफेच्ड कंसीट है, लॉजिकल एनालिसिस एंड मिस्टिसिज्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। 27 का डी, ऑल द एबव। तो एक तो जॉनडन और उनके फॉलोवर को जो मेटाफिजिकल पोएट्स इस संज्ञा जिसने दी है डॉक्टर जॉनसन ने दी है। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन 27 रहा है, मेटाफिजिकल पोएट्स की पोइट्री की खासियत क्या है, इसमें जितने भी ऑप्शन है तीनों सही है, तीनों का मतलब डी वाला सही है, उसमें सारे ऑप्शन उसमें सही है।
हु यूज द टर्म इडिपस कॉम्प्लेक्स, किन्होंने टर्म इडिपस कॉम्प्लेक्स यूज किया हुआ है? तो यू फाइंड कि ये साइकोलॉजी का हिस्सा सिगमंड फ्रायड ने यूज किया है इडिपस कॉम्प्लेक्स। और इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ये दो कॉम्प्लेक्स है जो साइकोलॉजी का, एक फ्रायड ने एक युग ने यूज किया है। और इडिपस कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ देखने को मिलता है कि उनका जो ड्रामा है शेक्सपियर का हैमलेट, उसमें ये चीज अप्लाई किया जाता है कि जो बेटा है वो अपनी माँ के बहुत करीब होता है, उसको लेकर के इडिपस कॉम्प्लेक्स, किंग इडिपस को की घटना पर आधारित ये थियरी दी गई है। इसको यूज करने वाले सिगमंड फ्रायड है। द इन्फ्लुएंशियल एसे, जो इन्फ्लुएंशियल एसे है मेटाफिजिकल पोएट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंशियल एसे मेटाफिजिकल पोएट्स हैज बीन रिटन बाय टीएस एलियट किए देन है। टीएस एलियट ने जो क्या किया था 1921 ईस्वी में मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से एक क्रिटिकल एसे लिखा हुआ था। तो ये जो है किसकी देन है? टीएस एलियट की देन है। और ये एसे 1921 में आया हुआ, कब आया? 1921 में आया हुआ है। इस एसे में उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की बहुत तारीफ की है, खास करके उनका एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, इस चीज को लेकर के। द मीटर विच इज मोस्ट कॉमन इन इंग्लिश, करें कि इंग्लिश में जो कॉमन मीटर है उसका क्या है, वो कौन सा मीटर है जो सबसे कॉमन मीटर है? तो जो सी है, असेंचुअल सिलेबिक मीटर, ये सबसे कॉमन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इफ एनीवन आस्क यू द मीटर विच इज मोस्ट कॉमन इन इंग्लिश पोइट्री, जो मीटर सबसे कॉमन है इंग्लिश पोइट्री में, उसका क्या नाम है? असेंचुअल सिलेबिक मीटर। यह वह मीटर होता है जो हम ब्लैंक वर्ड्स में पाते हैं या उसमें यूज किया गया, असेंचुअल सिलेबिक मीटर, सिलेबल पे जिसमें पहला सिलेबल आपका अनस्ट्रेस्ड इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। नेक्स्ट है द नॉर्मल ग्रुप ऑफ सिलेबल, जो नॉर्मल ग्रुप है सिलेबल्स का, उसको क्या कहा जाता है? उसमें वो सारी चीजें हैं, वो आयाम्बिक में भी है, एनापेस्टिक में भी है, ट्रॉकेइक में भी है। तो डी, क्योंकि ये सब मीटर के टाइप्स हैं, आयम्बिक मीटर भी होता है, एनापेस्टिक भी होता है, ट्रॉकेइक भी होता है। तो हम सिलेबल को इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो द नॉर्मल ग्रुप ऑफ सिलेबल इन इंग्लिश आर, आयम्बिक सिलेबल भी है, एनापेस्टिक भी है, ट्रॉकेइक भी है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं, सब सही है। अ मीटर लाइन इज फर्दर नेम, करें जो एक मीटर लाइन है फर्दर नेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फीट, उसको हम नंबर ऑफ फीट पर डिपेंड करता है, कंपोजिंग इट एज सच पेंटामीटर। तो रिमेम्बर दैट कि जो पेंटामीटर है या जो हेक्सामीटर है, पेंटामीटर में आपको याद होगा 5 फीट होता है, 5 फीट होगा और कितना सिलेबल होगा? 10 सिलेबल। भाई कई बार बताया गया, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो 32 का बी है। हेक्सामीटर में कितना होता है? 6 फीट होता है। जब 6 फीट होगा तो 12 सिलेबल होगा, 6 फीट होगा तो कितना सिलेबल होगा? 12 सिलेबल होगा। 34 है ऑलमोस्ट द होल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री हैज बीन डोमिनेटेड बाई, जो पूरा मॉडर्न पोइट्री है वो किसके द्वारा डोमिनेट किया गया है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा मीटर यूज किया गया है? आयाम्बिक पेंटामीटर। एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये समझिए कि राम बाण है, खासकर रेटरिक और प्रोसोडी, खास करके आपका जो है लिटरेरी टर्म को लेकर के। तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ये कहा जाए ये कंपटीशन में नहीं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट द होल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री हैज बीन डोमिनेटेड बाई, किसे डोमिनेट किया गया? आयाम्बिक पेंटामीटर से वो डोमिनेट किया गया। आयम्बिक पेंटामीटर ब्लैंक वर्ड्स में यूज किया गया और हीरोइक कपलेट में, यही दो वर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर में ज्यादा यूज किए गए। आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है? 5 फीट 10 सिलेबल, पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। नेक्स्ट है द टर्म माइम विच डिनोट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा इन विच एन एक्टर टेल्स अ स्टोरी बाय मींस ऑफ जेस्चर। कह रहे कि माइम एक तरह का ड्रामा होता है जिसमें जो है एक एक्टर चुपचाप बगैर कुछ बोले हुए पूरी कहानी बताता है। इस तरह के ड्रामा की ओरिजिन कहाँ पर हुई है? तो यू फाइंड इसकी जो ओरिजिन हुई है एंशियंट ग्रीक एंड रोम में, 35 का ए। तो माइम कभी भी अगर एक, मतलब ये भी चीज आपको ध्यान में रखना, माइम एक तरह का ड्रामा होता है जिसमें एक्टर सारी बातें बगैर बोले हुए अपने बॉडी लैंग्वेज से ही सारा कुछ वो करता है। इसकी ओरिजिन कहाँ? एंशिएंट ग्रीक एंड रोम में हुई। इन रिसेंट टाइम्स द आर्टिस्ट हु हैव ब्रॉट माइम टू द अटेंशन ऑफ ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर, कह रहे रिसेंट टाइम्स में जिस आदमी ने जो है माइम नाम के ड्रामा को पॉपुलर बनाया, उसका क्या नाम है? तो यू फाइंड जो 36 है उसमें जो है आंसर
सी है इन दोनों लोगों ने, जीन लुइस बार बारन बारेंटल ने भी, और मार्सेल मैक्रियान, मार्सेल मैक मार्सियन, मार्सेल मार्सियान और जीन लुइस बारांटल, क्या है जो भी नाम होगा, इन दोनों लोगों ने इसको पॉपुलर बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द मिरेकल प्लेस, एक पूछा जा चुका है, मिरेकल प्लेस फ्लारिश्ड इन इंग्लैंड, जो मिरेकल प्लेस है ये इंग्लैंड में कब फ्लारिश हुआ? तो मिरेकल प्लेस फ्लारिश्ड इन इंग्लैंड, डी, ट्वेल्थ टू 16 सेंचुरी, 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक मिरेकल प्ले काफी फ्लारिश हुआ है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, मिरेकल प्ले वह प्ले होता है जो कि आप सेंट्स की लाइफ पर आधारित होता है। मिस्ट्री प्ले वह प्ले होता है जो जीसस क्रिस्ट की लाइफ पर आधारित होता है। मोरालिटी प्ले वह प्ले होता है जो कॉमन आदमी, जो बहुत धार्मिक होते हैं, परहेजगार होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, उनके जीवन को लेकर के या उनके जीवन की घटना पर आधारित अगर कोई प्ले लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको आपका मोरालिटी प्ले कहा जाता है। एवरी मैन एक प्ले था जो मोरालिटी प्ले का एग्जाम्पल है। तो मिरेकल प्ले का जो टाइमिंग है वो 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 38 है, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्टांसेस ऑफ अ मॉक एपिक, मॉक एपिक का सबसे पहला इंस्टांसेस कौन सा है? तो इफ यू फाइंड कि जो 38 है उसमें से सबसे पहला एग्जांपल है द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस, ये मॉक एपिक का, यहाँ एपिक के बारे में नहीं कहा जा रहा, मॉक एपिक का, मॉक एपिक का। और मॉक एपिक का सबसे पॉपुलर वर्क बताइए जो आपने पढ़ा है, जिसे आप जानते हैं, मॉक एपिक कोई पॉपुलर वर्क जो आपने पढ़ा है? सर यस, रेप ऑफ द लॉ। रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप, जो 1712 में आई, फिर 1714 में 5 कैंटोज में आई थी। लेकिन देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा बना है कि मॉक एपिक का सबसे पहला उदाहरण द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस। नाउ द नेक्स्ट है द फर्स्ट सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ अ ट्रूली मॉक, सबसे पहला सक्सेसफुल जो ट्रूली मॉक है वो किसका रहा? पहला सक्सेसफुल जो ट्रूली मॉक रहा है वो किसका रहा है? दैट वाज व्हाट, दैट वाज द रेप ऑफ द बकेट बाय टासोनी, द रेप ऑफ द बकेट बाय टासोनी। सक्सेस, दोनों क्वेश्चन में आंसर देखिएगा, मैं फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट करा दूं। One of the earliest instances of a mark epic poem in literature is believed, जो विश्वास किया जाता है, पहला मार्क एपिक का उदाहरण जो विश्वास किया जाता है कि ये था द बैटल ऑफ फ्रॉग एंड माइस। एक क्वेश्चन ये बना। फिर आया कि पहला सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ अ ट्रूली मार्क एपिक हीरोइक पोयम वो क्या रहा है? द रेप ऑफ द बकेट बाय टासोनी। बाकी रेप ऑफ द लॉ के हम सब लोगों को पता है कि वो किसका रहा है, दैट वाज द अलेक्जेंडर पोप का, वो तो रहा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉवेल ऑफ कैरेक्टर, नॉवेल ऑफ कैरेक्टर ठाकरेज वैनिटी फेयर, स्कॉट्स इवानहो, रिचर्डसन, पामेला। सो यू फाइंड जो क्वेश्चन है 40 का ए, ठाकरेज वैनिटी फेयर, ये जो है क्या है? बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉवेल ऑफ कैरेक्टर। जो रिचर्डसन का पामेला है ये भी नॉवेल ऑफ कैरेक्टर में आता है, लेकिन ये ज्यादातर जो अगर आप देखेंगे ये नॉवेल, ये कौन सा नॉवेल में आएगा? एपिस्टेलरी नॉवेल, जिसको क्या कहा जाता है? नॉवेल ऑफ लेटर, जो लेटर फॉर्म में एपिस्टेलरी नॉवेल। नॉवेल ऑफ कैरेक्टर वो होता है जो कैरेक्टर ओरिएंटेड होता है, जिसमें घटना को उतना इंपॉर्टेंस ना दिया गया जिसमें जितना कैरेक्टर्स को दिया गया। द फेमस नॉवेल ऑफ मैनर आर, करे कि जो नॉवेल ऑफ मैनर है जिसमें मैनर को लेकर के बात कही गई है वो कौन सी? ये तीनों जो है ऑल ऑफ दी, जिसमें 41 का डी सही होगा। पामेला भी नॉवेल ऑफ मैनर में है, टॉम जोन्स भी, वैनिटी फेयर भी, लेकिन वैनिटी फेयर जो है नॉवेल ऑफ कैरेक्टर का भी वो हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 42 है विच टर्म इज यूज्ड व्हेन सेक्सुअल प्लेजर इज डिप्राइव्ड बाय इन्फ्लिक्टिंग साइकोलॉजिकल और फिजिकल पेन ऑन द विक्टिम। करे वह कौन सा ऐसा टर्म है जब जो यूज किया जाता है जब सेक्सुअल प्लेजर खत्म हो जाए, सेक्सुअल प्लेजर इज, जब सेक्सुअल प्लेजर आदमी में जन्म लेता है, बाई इन्फ्लिक्टिंग साइकोलॉजिकल और फिजिकल पेन, साइकोलॉजिकल या फिजिकल पेन की वजह से एक विक्टिम का, विक्टिम
तो यू फाइंड कि ये जितना भी दिया गया है ऑप्शन में, जितनी भी चीजें हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 42 का सी है साडिज्म। क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, इडिपस कॉम्प्लेक्स का भी नहीं लेना देना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का भी नहीं लेना देना। मतलब इन सब का तो अट्रैक्शन को है कि इडिपस कॉम्प्लेक्स में जो सन है वो माँ के बहुत करीब होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में डॉटर फादर के बहुत करीब होती है। लेकिन जो पेन को लेकर के है और जो एक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल पेन प्लस उसमें विक्टिम को, इसमें जो बातें आप देखते हो वो क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को लेकर के कही गई है। तो इस सॉरी सैडिज्म को लेकर के कहा गया है। Now you find question number 44, who coined the term sensuousness? जो sensuousness शब्द है इसको किसने क्वाइन किया है? तो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कि इसमें जॉन मिल्टन है, इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था। और बाद में सेंसुअस पोएट जॉन कीट्स बने। जॉन कीट्स ने सेंसुअसनेस शब्द नहीं यूज किया हुआ है। जो टर्म सेंसुअसनेस यूज किया गया वो मिल्टन के द्वारा यूज किया गया है। जॉन कीट्स ने निगेटिव कैपेबिलिटी वर्ड यूज किया हुआ है। एंड एक और उन्होंने इगोटिस्टिकल सबलाइम उन्होंने उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है जॉन कीट्स ने। और सेंसुअसनेस जो शब्द है ये मिल्टन ने यूज किया। क्यों? चूंकि सेंसुअसनेस स्पेंसर की पोइट्री में देखने को मिलता था, तो मिल्टन स्पेंसर से बहुत प्रभावित थे। और उसमें बाद में जब आते हैं जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स स्पेंसर और मिल्टन से बहुत प्रभावित होते हैं। और कीट्स ने जिस शब्द का यूज किया है वो कौन सा शब्द है? इगोटिस्टिकल सबलाइम है। और एक शब्द आपका मैंने अभी और कौन सा बताया था जिसका नाम है निगेटिव कैपेबिलिटी। ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के बादशाह रहे हैं। स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा जाता है, अभी मैंने स्पेंसर को डिस्कस किया था। उनका बहुत सारा वर्क है, एपिथैलेमियन जो सेल्फ मैरिज सॉन्ग अभी लिटरेरी टर्म वाले क्लास में। इसके अलावा उनका शेफर्ड्स कैलेंडर है, फेरी क्वीन है, एबोरेटी कलेक्शन ऑफ सॉनेट है, एस्ट्रोफिल उनका एलिजी है सर फिलिप सिडनी की मौत पर। सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु क्रिटिसाइज्ड कॉलेज फॉर द latter's लैक ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? कॉलेज की किसने आलोचना की है कि उनके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं था? ये बात कीट्स ने कहा। 45 का ये सही है, कीट्स ने उनकी आलोचना की है। The prime example of the negative capability as viewed by Keats was, करें नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो प्राइम एग्जांपल है जो कीट्स के द्वारा देखा गया वो किस में देखने को मिलता है? तो जो 46 है वो आपका सी है। उन्होंने ये चीज शेक्सपियर में देखा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नावेल इज ऑफ द लिटरेरी फॉर्म, नावेल इज ऑफ द यंगेस्ट लिटरेरी फॉर्म, सबसे हाल ही का 47 का ए, नावेल इज ऑफ द youngest literary form, that is 47 का A. The term medievalism was first used by, जो term medievalism है इसको सबसे पहले किसने यूज किया है? जॉन रस्किन ने। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। The term medievalism was first used by जॉन रस्किन। जो टर्म medievalism है इसको सबसे पहले जॉन रस्किन ने यूज किया है। उसके बाद यू फाइंड कि नेक्स्ट हु इन्वेंटेड द टर्म कामी केपिक इन प्रोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फील्डिंग, कई बार 48 का सी, सॉरी 49 का सी, कह रहे 48, 49 का सी। हेनरी फील्डिंग ने अपनी नावल उनका जोसेफ एंड्रयूज था उसमें उन्होंने कामी केपिक इन प्रोज ये बात कही हुई है। हु ओरिजिनेटेड द जनरा मेलोड्रामा, मेलोड्रामा को किसने ओरिजिनेट किया? जीन जैक्स रूसो ने। तो इस जो क्वेश्चन 50 था ये सब का सब लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर के, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा को लेकर के, उन सब को लेकर के रहा है। कुछ नए शब्द मिले हुए हैं और ये आप देख सकते हैं इसका आंसर भी दिया हुआ है। बस पर्पज यही था कि ये 50 क्वेश्चंस अगर आपसे मैं बात करूंगा तो कुछ और भी क्वेश्चंस निकल करके आएंगे और एक बार आपका और रिवीजन हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको जो है 90 क्वेश्चंस और भेजा है, 10 क्वेश्चन अलग भेजा है। कल मैं उन 90 क्वेश्चंस पे और 10 क्वेश्चन जो है उस पर कल मैं बात करूंगा। तो जस्ट गिविंग फाइनल टच एंड वी विल मीट यू टुमारो। हम लोग कल मिलेंगे। या मुझे लगता है कि कल से जो हम लोगों की क्लास होगी खास करके जो टेस्ट अभी तक हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ये टेस्ट हमारा
जो एक नया लिंक था जो जो टेस्ट के लिए हुआ था वो उसी पर रहेगा। क्यों रहेगा? चूंकि ये जो प्लेटफॉर्म था लेक्चर के लिए था, टेस्ट का एक अलग प्लेटफॉर्म लिंक था, वो लिंक मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। और वो लिंक केवल उन्हीं के लिए था जो लोग हमारी एलटी की क्लास ज्वाइन किए हुए थे। अगर कोई नया बच्चा या बच्ची उस क्लास को ज्वाइन करता है, इंटरेस्टेड है, तो आप बता सकते हैं कि बहुत मिनिमम चार्ज ओनली ₹1000 में हम पूरा टेस्ट करा रहे हैं और उसको पीडीएफ फाइल और पूरा लेक्चर सारी चीजें उसको मिलेगी जैसा आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 टेस्ट कराया है। मैं फिर से बता दूं, आज हमने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री या रेटरिक प्रोसोडी को लेके कराया है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। एक टेस्ट मैंने आपको कराया था लिटरेरी टर्म पर, पहला टेस्ट मैंने कराया था जिसमें थिएटर ऑफ एब्जर्ड और कुछ चीजें थी। एक टेस्ट मैंने आपका कराया प्रूफ फ्रॉग पर कराया, तो 3 टेस्ट मैं करा चुका हूँ। कल मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, उस पर मैं कराऊंगा। तो जो नए लोग हैं अगर कोई जुड़ना चाहता है तो मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप उनको बता सकते हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को लेके बताइए। बहुत ही मिनिमम चार्ज ओनली ₹1000 है। लेकिन ये उनके लिए जो नए लोग जुड़ेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे पहले से जुड़े उनको मैंने प्रॉमिस किया था कि जो फीस उन्होंने दिया था उसी में ही उनका सिलेबस, उनको पीडीएफ फाइल प्लस उनको मैं पूरा टेस्ट करा दूंगा। तो उस प्रॉमिस से मुझे आई हैव टू जस्ट गो विद दैट वर्ड। ठीक हो।